वेलकम एवरीवन टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को और अच्छे से जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है? इट इज जनरली रिप्रेजेंटेटेड बाय जेड। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हर बुक्स यूज करते हैं, हर राइटर्स यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कुछ इस टाइप का है, ए प्लस आयोटा बी। अच्छा, क्या है ये ए प्लस आयोटा बी? ए ये एक प्योरली रियल नंबर है। अच्छा, ये बी क्या है? बी भी प्योरली रियल नंबर है। ये आयोटा बी जो है, ये जो आयोटा बी है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है? रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। क्या ऐसा होगा हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं होगा। ए प्लस आयोटा भी मतलब रियल पार्ट हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, इमेजिनरी पार्ट हमेशा हो ऐसा भी जरूरी नहीं। समझते हैं? सपोज आपके पास z इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट का होना नहीं होना जरूरी नहीं है। ये रियल नंबर है, इसमें बस क्या है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो हो गया है। इसका इमेजिनरी पार्ट बस जीरो हो गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और पिछले क्लास में देखे भी थे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है। तो क्या अगर हम z इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, जो कि हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 0 हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो वो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्योरली रियल। इस वाले को क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। इमेजिनरी पार्ट 0 हो रहा है। वैसे ही तुमको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा z इज इक्वल टू आयोटा बी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें इसका रियल पार्ट जो है वो 0 हो जा रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। प्योरली इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। इतना ही सा बात है। इसको और कैसे, अच्छा कैसे लिख सकते हैं? एग्जांपल 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप क्या कीजिएगा? 0 प्लस 2 आयोटा, रियल प्लस कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखाता तो इसी पार्ट में है। देखिए, वो बात अलग है कि कभी रियल पार्ट 0 हो जा रहा है, कभी इमेजिनरी 0 हो जा रहा है, तो उसका ये जो फॉर्म है वो रिड्यूस होकर ये हो जाता है या कभी ये हो जाता है। वो जब 0 होता है तभी ऐसा होता है। तो क्वेश्चन अगला है, cos थीटा प्लस आयोटा 2 sin थीटा माइनस 1। क्वेश्चन बोलता है कि z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ओके, z प्योरली इमेजिनरी है, मतलब इसका रियल पार्ट 0 होगा। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? cos थीटा। आयोटा के साथ जो एसोसिएटेड है वो इमेजिनरी है, तो cos थीटा क्या हो गया? रियल पार्ट, तो उसको 0 होना होगा। तो सोल्यूशन पे आता है, cos थीटा मस्ट बी 0। ओके, सो cos थीटा 0 कहाँ कहाँ होता है? π/2, 3π/2। ओके, सो थीटा क्या होगा? n पाई प्लस
पाई/2, तो n प्लस 2n प्लस 1 पाई/2, 2n प्लस 1 पाई/2, तो 2n प्लस 1 पाई/2, ये सोल्यूशन हो जाएगा थीटा का। दिस इज द आंसर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ऐसा पूछ दे क्वेश्चन में कि z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, जनरल सॉल्यूशन बताइए। जनरल सॉल्यूशन तो ये आ गया, ये ठीक है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा आए कि बताइए ऐसा और क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट ट्रू रहे, और ऐसा क्या कंडीशन हो सकता है, तो यहां पे ये होगा कि 2 sin थीटा माइनस 1, चूंकि ये प्योरली इमेजिनरी है तो ये वाला जो पार्ट है ये जीरो नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो था यहां तक खत्म, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अगर सपोज ऐसा आया कि कोई और ऐसा कंडीशन बताओ जहां कोई ऐसा थीटा बताओ जो नहीं होना चाहिए, कौन कौन सा थीटा नहीं हो सकता है, कौन कौन सा थीटा का वैल्यू हम लोग ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 sin थीटा माइनस 1 को नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो sin थीटा आ जाएगा 1/sin थीटा नॉट इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। तो मतलब थीटा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब π/6, ठीक। इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n π/6। थीटा का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए कभी भी। थीटा का अगर ये वैल्यू रख दिया तो 0 हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन का जो कंडीशन है प्योरली इमेजिनरी है वो फिर वैलिड प्रूफ नहीं होगा, वैलिड नहीं रहेगा वो। तो थीटा ये नहीं होना चाहिए। ऐसा जब भी ये क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो आप लोगों को ये जरूर सोचना है कि चलिए ठीक है, रियल को तो 0 कर दे रहे हैं, रियल इक्वल टू 0, लेकिन साइड में अपना एक बार और सोच लीजिएगा कि इमेजिनरी 0 नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी किस किस पॉइंट पर 0 हो सकता है, ये इस पॉइंट पर 0 हो सकता है इमेजिनरी, तो नहीं होना चाहिए थीटा इस पॉइंट पर। ओके, अलजेब्रा का एक प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा प्रॉपर्टी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 क्या होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स पावर 4 माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। ये अलजेब्रा का प्रॉपर्टी, आप इसको इवैल्यूएट कीजिएगा तो ये सब आ जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इसको ऐसे बनाने आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको देखकर ये लिखने आ रहा है, आपको ये देखकर ये लिखने आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको रिवर्स याद रखना होगा, रिवर्स में आप याद रखिएगा इसको। अच्छा, ये तो सिंपल है, समझ में आता है। ये सब कैसे याद रखा जाए? अच्छा, इसमें भी क्या याद रखना है आपको, बीच में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन में आप बनाते रहिएगा, सॉल्व करते रहिएगा, 20 स्टेप में ये आ जाएगा। तो आपको इसको ऐसे लिखना है,
ठीक। अच्छा आप बोले यार कि अच्छा ये कैसे इतना याद रहेगा? एक तो पैटर्न है, पैटर्न देखिए याद करने का। 3 है तो x माइनस वन, माइनस है, सब सब जगह -1 आ रहा है। x माइनस वन सब जगह आ रहा है। पावर 3 है तो 2 से शुरू हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2 1 0। 4 है, 3 से शुरू हो रहा है। अगर x पावर n-1 रहेगा तो यहाँ n-1 से शुरू होता। ठीक। दूसरा क्या तरीका है? जीपी है, यहाँ से देखो 1x स्क्वायर, सम ऑफ जीपी है ये और कुछ नहीं है, सम ऑफ जीपी है, ध्यान से देख लो। तो ऐसे भी ध्यान इसको रखना होगा। तो अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z फॉर विच 1 प्लस z स्क्वायर टिल z पावर 17 0 है, और 1 प्लस z स्क्वायर से लेकर z पावर 13 तक भी 0 है। ये दोनों 0 है, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, तो कैसे बनेगा? एक काम करते हैं, दिख रहा है क्या ये वही अलजेब्रा वाला फॉर्म नहीं है जो भी समझा रहे थे? वह ये उल्टा लिख दिया गया है। तो z पावर 17 प्लस z पावर 16 प्लस 1। अच्छा, अगर साथ में 1 माइनस जेड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ में हम अगर 1 माइनस जेड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर ही मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर तो 0 हो गया वापस। ये कितना हो गया? 1 माइनस जेड पावर 18 हो गया। तो z पावर 18 इज इक्वल टू 1। तो z का वैल्यू क्या आएगा यहां से? आ गया। सिमिलरली यहां भी 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड, क्या ये बन जाएगा? 1 माइनस जेड पावर 14 बनेगा। z का वैल्यू यहां से क्या? प्लस माइनस 1। ठीक। तो फाइनली क्या आया हम लोग के पास? z का वैल्यू, z आया 1, z आया -1। ठीक। अच्छा, क्या दोनों सोल्यूशन होगा? देखते हैं। क्वेश्चन देखो फिर से। 1 प्लस जेड पावर 2, ये सब एडिशन में है, सब एडिशन में है। एडिशन होने के बाद आंसर 0 आ रहा है। अगर 1 पुट करते हो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। तो ये z इज इक्वल टू 1 0 करेगा ही नहीं आपके क्वेश्चन को। तो ये रिजेक्टेड। तो आपका z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1 आपका सोल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z, तो इंटीजर टाइप में आएगा तो 1 वैल्यू, एक वैल्यू आया z का, वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू -1 है। तो क्वेश्चन है, इफ z प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 देन, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? z प्लस जेड क्यूब 0 दिया, तो z कॉमन निकाल लें, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर 0। ओके, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो या तो z इज इक्वल टू 0, नहीं तो 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक। z 0 का मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। z इज इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब a भी 0 b भी 0। तो z को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 प्लस आयोटा 0। तो यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है रियल पार्ट ऑफ z भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी 0 है। एक कंडीशन से। दूसरा में आते हैं,
जेड स्क्वायर क्या -1, जेड क्या प्लस माइनस अंडर रूट -1, मतलब जेड क्या प्लस माइनस आयोटा। अच्छा ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, z किस तरीके से आ रहा है, 0 प्लस माइनस आयोटा। तो यहां से क्या निकल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट तो है, यहाँ 1 आयोटा है, यहाँ 1 है, तो आयोटा। तो इन दोनों कंडीशन को मिलाकर ये दोनों मैच कर रहा है कंडीशन, दोनों कंडीशन इसमें है। तो रियल पार्ट ऑफ z इज 0। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n फॉर विच n प्लस आयोटा पावर 4 इज एन इंटीजर। ठीक है, n प्लस आयोटा पावर 4 को बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें लगा देते हैं। 4c0 n पावर 4 आयोटा पावर 0 1 प्लस 4c1 n पावर 3 आयोटा पे पावर 1 आयोटा प्लस 4c2 n पावर 2 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 4c3 n पे पावर 1 आयोटा पे पावर 3 मतलब माइनस आयोटा 4c4 n पे पावर 0 1 आयोटा पे पावर 4 1। ठीक है, 4c0 1 n पावर 4 4c1 4, तो हो जाएगा आयोटा 4 n क्यूब 4c2 होता है 6 6। अच्छा ये माइनस, तो ये माइनस 6 n स्क्वायर 4c3 1 n माइनस आयोटा 4 n 4c4 मतलब 1। ठीक है, रियल पार्ट को अलग करते हैं, इमेजिनरी को अलग करते हैं। रियल पार्ट n पावर 4 है, -6n स्क्वायर है, प्लस 1 है, n पावर 4 -6n स्क्वायर प्लस 1। और आयोटा वाला पार्ट को अलग करें तो आयोटा बाहर 4n क्यूब माइनस 4n, ठीक है, इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, मतलब इवेल्युएट करना था। ओके, ये n प्लस आयोटा पावर 4 खुल गया। क्वेश्चन क्या बोलता है, इज एन इंटीजर, इंटीजर है मतलब सिर्फ रियल पार्ट है, इंटीजर है मतलब सिर्फ रियल पार्ट है। इंटीजर का डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगा, इंटीजर तो सिर्फ 1 2 3 4 -1 -2, तो ये इंटीजर होगा। इंटीजर होने के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट को 0 होना होगा। तो फॉर बीइंग इंटीजर, ये वाला पार्ट 0, तो 4n क्यूब माइनस 4n 0, 4 कॉमन गया, एक n बाहर निकालेंगे, n स्क्वायर -1 0। तो यहां से n का यहाँ से n कितना वैल्यू आ रहा है, ये तो या तो ये n इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो n स्क्वायर -1 0 होगा। तो या तो n इज इक्वल टू 0, नहीं तो n स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो n 0 तो एक वैल्यू आ गया, और यहां से n इज इक्वल टू +-1 दूसरा वैल्यू आ गया। ओके, 0 को पुट करते हैं इसमें, ये वाले पार्ट में 1 बच रहा है, इंटीजर हो रहा है, ये वैल्यू ठीक है, सेटिस्फाई करेगा।
+1 पुट करते हैं, 1 -6 + 1 -6 + 2 -4, ठीक है, +1 भी होगा, -1 भी सब इवन पावर है तो 1 बच जाएगा, फिर से -4 आंसर आ जाएगा। तो ये भी, तो टोटल 3 वैल्यूज आएगा, 3 वैल्यूज आएगा एन का। नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा था ना, वैल्यू नहीं पूछा था। कितना वैल्यू आएगा? 3 वैल्यू आएगा एन का, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, इफ f(x) इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ है, पूछता है f3 + 2 आयोटा का वैल्यू क्या होगा। गलती से भी इसको इसमें पुट मत करते जाना, बहुत खतरनाक हो जाएगा 3-4 स्टेप के बाद ही। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि x जो है ये fx की जगह पे लिखा हुआ है, तो x क्या है? 3 + 2 आयोटा। x इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। ओके, 3 को इधर लेके जाओ, x - 3 इज इक्वल टू 2 आयोटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x² -6x + 9 इज इक्वल टू -4 x² और x² -6x + 13। अब ध्यान से समझना है कि एक क्वाड्रेटिक बना, इस क्वाड्रेटिक का रूट 3 + 2 आयोटा है। तो मतलब इस क्वाड्रेटिक में अगर हम 3 + 2 आयोटा पुट करते हैं तो वैल्यू 0 आएगा। इसका वैल्यू LHS में अगर पुट करते हैं तो LHS का वैल्यू 0 आएगा। ये 3 + 2 आयोटा इसका रूट है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करके इसको इससे डिवाइड करेंगे। ओके, सो हम लोग इस फंक्शन को अब ये जो क्वाड्रेटिक डेवलप किए थे उससे डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवीजन शुरू करते हैं। x² x⁴ -6x³ + 13x², ठीक। माइनस के साथ ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसल आउट। 6 - 4 2x³ -13 है, -13 + 4 9 -9x², और बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे, +10x + 45, ठीक है। अच्छा, अब फिर से डिवीजन, 2x³ 2x से प्लस 2x, तो 2x³ -6 to 12 -12x² + 26x, माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये यहाँ पे प्लस, ओके, कैंसल आउट। 12 - 9 3x² -26 + 10 -16x + 45, यहाँ पे x² 3 से +3 3x² -18x + 39, ओके। सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ओके। सो 18 - 6 8 - 6 यहाँ पे हो जाएगा 2x, और 45 - 39 हो जाएगा +6, ठीक। तो हो गया, ये डिवीजन कंप्लीट हुआ पूरा, ओके। अच्छा, अब हम लोग को इसको ये सब के फॉर्म में लिखना होगा। सिंपल सा बात, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, उसी फॉर्म में लिख रहा है।
तो हम इस डिविडेंड को, इस fx को ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 6x प्लस 13 इंटू क्वेश्चन x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 6। ये यही ना fx है, ये दोनों, ये और ये सेम है। अब इसमें f3 प्लस 2 आयोटा का वैल्यू पुट करना है, तो f3 प्लस 2 आयोटा, ध्यान से x² माइनस 6x प्लस 13 जो है 3 प्लस 2 आयोटा इसका रूट है। तो हम जैसे ही यहां पे पुट करना शुरू करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा, ये 0 हो जाएगा। ये 0 मतलब ये पूरा 0, बचेगा क्या 2x प्लस 6, तो 0 प्लस 2 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 6, 3 2 6 प्लस 6 12, तो 12 प्लस 2 2 4 आयोटा, आंसर।